अस्सलाम वालेकुम बीएससी वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 पार्टिकल डायनामिक्स से डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें आप दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, नंबर 1 रूटर एंड नंबर 2 बैंक्ड कर्व पाथ। रूटर आपके पास बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज रूटर, एंड बैंक्ड कर्व पाथ क्वेश्चन नंबर 8 है। रूटर की तरफ आते हैं तो रूटर है क्या? बेसिकली ये हॉलो सिलेंड्रिकल शेल है जो अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। जब एक पर्सन डोर से एंटर होकर रूटर की वॉल के अगेंस्ट खड़ा होता है तो यहाँ आप रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is equal to mu s into n. What is mu s? Coefficient of static friction. And what is n? That is normal reaction of wall. नॉर्मल रिएक्शन क्या है? जब ये पर्सन वॉल के अगेंस्ट खड़ा होता है तो देयर इज अ रिएक्शनल फोर्स जो वॉल पर्सन पर लगाती है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम वॉल टूवर्ड्स पर्सन। ये एक फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, थर्ड फोर्स जो एक्ट कर रही है दैट इज वेट ऑफ द पर्सन वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी यहाँ खड़े शख्स पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। जब ये रूटर अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू करता है तो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी पर जाकर अगर हम ये फ्लोर ओपन भी कर दें तब भी ये पर्सन फॉल नहीं करता। उस स्पेसिफिक वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम इसकी तीनों फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नंबर 2 फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वर्टिकली अपवर्ड। दो फोर्सेस हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक वर्टिकली अपवर्ड। नंबर 3 इज नॉर्मल रिएक्शन। वर्टिकल फोर्सेस को देखें तो Fs इज इक्वल टू mg, यानी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ पर्सन। व्हाट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? म्यू एस इंटू एन। इसको इक्वेशन में पुट करें, यहां से म्यू एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एन के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ले जाएं, ये आपके पास डिवीजन में आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है जो वॉल एक्ट कर रही है पर्सन पर। तो इस फोर्स है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और कोई डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन इज फ्रॉम वॉल टूवर्ड्स मैन। रिएक्शन है तो वॉल की तरफ से आदमी पर लग रहा है या जो पर्सन अंदर खड़ा है उस पर लग रहा है, और मैग्नीट्यूड इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डायरेक्शन भी देखें तो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स वाली ही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। सो नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r के इक्वल होगा, जबकि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg वेट डिवाइडेड बाय म्यू एस। लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों बराबर हैं तो इट मीन्स कि राइट हैंड साइड्स भी बराबर हैं, या आप ये कह सकते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर करने से दोनों साइड पे मैसेस है। व्हाट इज m? मास ऑफ द पर्सन, दोनों साइड से कट जाएगा। g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। mu s coefficient of static friction, r is the radius of hollow shell, and v square is the velocity, that is tangential velocity. हमें यहाँ से v स्क्वायर फाइंड आउट करना है। r इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा,
तो ये आपके पास आ जाएगा आर जी बाई म्यू एस, दैट इज वी स्क्वेयर. आई हैव टू फाइंड वी, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंशियल वेलोसिटी की आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस. यहाँ आप देखें तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ द शेल पे एंड इनवर्सली डिपेंड कर रही है स्टैटिक फ्रिक्शन पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे. यहाँ आपको मास की वैल्यू नजर नहीं आ रही, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द रूटर डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पर्सन, इट ओनली डिपेंड्स on radius and for coefficient of static frictions. आपने क्या कैलकुलेट करना था, एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रोटेशन. ये आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो पीछे भी हम दे चुके हैं कि v टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा. व्हाट इज r? रेडियस. एंड व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी, या अगर आप इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे तो एंगुलर स्पीड या स्पीड ऑफ रोटेशन. अब इक्वेशन नंबर 3 से आप r इज द रेडियस, v की वैल्यू आपको चाहिए जो कि आप ऊपर डिराइव कर चुके हैं. v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस. इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 से आप इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो r ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस. यू हैव टू फाइंड ओमेगा, वो स्पीड ऑफ रोटेशन जिसके साथ रूटर मूव करे तो पर्सन फॉल ना करे. r को इधर से इस साइड पे ले जाए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है. पार्ट्स कैंसिल होके इसकी पावर 1/2 रह जाएगी, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा. तो अब आपके पास ऊपर g है, स्क्वायर रूट ऑफ इसकी पावर भी 1/2 हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय r म्यू s. दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ रोटेशन फॉर द रूटर, जिस पर पहुंचकर रूटर का अगर फ्लोर गिरा भी दें तो जो पर्सन अंदर है उसको कोई खतरा नहीं होता. ये आपके पास एंगुलर स्पीड है जो कि डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ g पर, r पर और म्यू s पर, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ ये आपका टॉपिक रूटर कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, बैंक्ड कर्व पाथ. इसके लिए सबसे पहले आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात करें कि जब आप किसी कर्व पाथ पर मूव कर रहे हो या स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान ही कोई टर्न आए तो वहां नॉर्मली आपको स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि आप सेफ टर्न ले सकें. अब वो टर्न या वो जो कर्व पाथ है वो बेसिकली पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी आप वहाँ एक सर्कुलर मोशन में होते हैं, तो वहाँ आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है उसको सेफली कवर करने के लिए. अगर वहाँ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो आप वहाँ से स्किड कर जाएंगे या कार वहाँ से स्किड कर जाएगी. आप स्ट्रेट ही मूव करेंगे, कर्व पाथ पर मूव करना मुश्किल होगा क्योंकि कर्व पाथ पर मूव करने के लिए उस टाइम पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है. और सेफ टर्न के लिए वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो आप को मिलती है फ्रॉम द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड. आप स्पीड कम करते हैं टर्न लेने के लिए, तो वहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो आपको कहाँ से मिलती है? देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड. अगर आप एक फ्रिक्शनल रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं और ये फोर्स
टायर्स और रोड के दरमियान है, तो वहां से कवर करते हुए आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगी। वहां से आप थोड़ी सी स्पीड कम करते हैं तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है और आप वो टर्न सेफली लेते हैं। यहाँ आपके पास एक कर्व पाथ है, गाड़ी कर्व पाथ पर मूव करिए और जब आप ये टर्न लेते हैं तो यहाँ पहुंचकर आप स्पीड थोड़ी सी कम करते हैं। उस टाइम पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, किस पर? गाड़ी पर। F इज इक्वल टू म्यू। तो इस टाइम गाड़ी पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? ये रोड पर चल रही है, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, that is F is equal to mu n. What is n? That is the normal reaction. जब वो रोड पे खड़ी है तो रोड उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है, दैट इज रिएक्शनल फोर्स ऑफ रोड वर्टिकली अपवर्ड। और सेंट्रीपिटल फोर्स, जाहिर सी बात है वो टर्न ले रही है, तो देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r। अब जब ये टर्न ले रही है गाड़ी तो फ्रिक्शनल फोर्स ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब है कि दिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्ट इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, म्यू n इज इक्वल टू mv²/r। व्हाट इज n? नॉर्मल रिएक्शन। एक्शन कौन सा है? weight of car vertically downward and reactional force that is vertically upward. So normal reaction is equal to weight of car. इस इक्वेशन में पुट करें, mu mg is equal to mv²/r। अभी तक आपने दोनों फोर्सेस को इक्वेट किया है। कौन कौन सी फोर्सेस को? जो फ्रिक्शन की वजह से रोड और टायर्स के दरमियान है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स ही फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है। म्यू n इज अ नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ कार। इसकी वैल्यू पुट की, मास ऑफ कार दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है या वो स्पीड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड फाइंड आउट करनी है जिसके साथ कार एक सेफ टर्न ले सकती है। हमें उस टाइम पर स्पीड क्या रखनी चाहिए कि टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। तो यू हैव टू फाइंड द स्पीड। v को इधर रहने दें, r इधर डिवीजन में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। म्यू जी r is equal to v²। You have to find v taking square root of both sides. v is equal to square root mu coefficient of friction, g gravitational acceleration, r radius of curved path। ये आपके पास स्पीड है कार की जब आप एक सर्कुलर पाथ में या एक टर्न में मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसका दूसरा केस है कि अगर देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। ऐसा कब होगा? फॉर एग्जांपल अगर रोड गीली है, वेट है, तो फ्रिक्शन टायर और रोड के दरमियान कम हो जाती है। या आप सपोज कर लें कि आप जो रोड है उसके और टायर के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है, तो इस केस में जो टर्न हैं या जो कर्व पाथ हैं उनको हम थोड़ा इस तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि वहाँ हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। इसको हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। सेफ टर्न्स के लिए
हम सर्कुलर या कर्व पाथ को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमें वहाँ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ताकि आप वहाँ से एक सेफ टर्न ले सकें। इसमें हम करते क्या हैं कि आउटर एज को, रोड बेड के आउटर एज को थोड़ा सा रेज कर देते हैं एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। या अगर आपके पास रोड है तो इसका बाहर वाला किनारा थोड़ा सा ऊंचा बना देते हैं अंदर वाले किनारे की निस्बत। रेजिंग द आउटर एज, बाहर वाले किनारे को ऊंचा कर दें ऑफ द ट्रैक थ्रू एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल के थ्रू, जिसको हम बैंकिंग एंगल कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज फॉर सेफ टर्न। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब रोड फ्रिक्शनलेस हो तो वहाँ सेफ टर्न लेने के लिए आप रोड को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि उसका बाहर वाला एज थोड़ा सा ऊंचा हो अंदर वाले एज की निस्बत, ताकि वहाँ से आप गाड़ी स्किड ना कर सके और आप सेफ टर्न ले सकें। इसको हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। जो इनके दरमियान एंगल है उसको हम बैंकिंग एंगल कहते हैं। अब ये हमें हेल्पफुल कैसे है, अगर आप डायग्राम में देखें तो नॉर्मली रोड को, लेवल रोड को ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये आपका आखिरी एज है या आउटर एज है, तो सर्कुलर पाथ के केस में या कर्व पाथ के केस में आप इसको रेज कर देते हैं। कितना? थ्रू एंगल थीटा। इनर एज की निस्बत आउटर एज को एक स्पेसिफिक एंगल के थ्रू रेज करते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल एंड दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। अगर ये कार यहाँ आप सपोज कर लें ट्रेवल कर रहे हैं, तो कार का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली रोड की निस्बत, कार की निस्बत एक नॉर्मली एक्ट करेगा। देयर इज अ थीटा एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड नॉर्मल रिएक्शन। या आप ये कह सकते हैं कि अब ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे। कौन? नॉर्मल रिएक्शन और आपका जो वेट है कार का, वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड अपने हिसाब से है और ये वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन के तौर पर है, और ये नॉर्मल रिएक्शन आपकी वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है। यानी यू हैव टू रिजॉल्व दिस नॉर्मल रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स, क्योंकि ये कोई खास डायरेक्शन में नहीं रहा, एंगल थीटा बना रहा है। यहाँ mg एक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन दूसरी फोर्स, जो दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रही। यहाँ आपको फ्रिक्शनल फोर्स नजर नहीं आ रही, बिकॉज यू आर डिस्कसिंग द केस फ्रिक्शनलेस बैंक्ड टर्न। फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है और जो वेट ऑफ कार है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ जो एंगल है थीटा, वो वर्टिकल लाइन के साथ नॉर्मल रिएक्शन का एंगल थीटा है। आप यहाँ नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में। वन इज एन कॉस थीटा एंड अदर इज एन साइन ऑफ थीटा। अब दो फोर्सेस को आपने तीन में कन्वर्ट कर लिया है, mg, n cos of theta, n sin of theta। अगर आप देखें तो n cos of theta is vertically upward, mg is vertically downward। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स जो
रिक्वायर्ड है उस टर्न को लेने में या गाड़ी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, दैट इज इक्वल टू n साइन ऑफ थीटा। अगेन आपके पास तीन फोर्सेस हैं, दो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, n cos ऑफ थीटा एंड mg, और जो तीसरी फोर्स है दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द कार। n sin of theta provides centripetal force, n sin of theta is equal to mv square by r। ये कौन सी हैं? ये वर्टिकली अपवर्ड है n cos of theta एंड mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। यहाँ आपके पास टू इक्वेशंस हैं। आप इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करें बाय इक्वेशन नंबर 2, तो n sin of theta is divided by n cos of theta, left hand side is divided by left hand side, and right hand side mv square by r is divided by mg। इस साइड पे m mass of car कैंसिल हो रहा है, इस साइड पे नॉर्मल रिएक्शन दोनों साइड से। cos sin of theta divided by cos of theta is equal to tan of theta, रेशियो दैट इज इक्वल टू v स्क्वेयर, r डिनोमिनेटर में है तो नीचे आ जाएगा, v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार, तो ये v इसी साइड पर रहने दें, बाकी दोनों चीज़ों को उधर ले जाएं। आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, v इज इक्वल टू आर जी टेन ऑफ थीटा। यानी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है थीटा पर। व्हाट इज थीटा? दैट इज बैंकिंग एंगल। व्हाट इज बैंकिंग एंगल? हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आउटर एज को इनर ऑफ रोड, आउटर एज ऑफ रोड को हम इनर एज की निस्बत थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं, तो जो एंगल है उसको हम बैंकिंग एंगल कहते हैं, और इस प्रोसेस को बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। वेलोसिटी डिपेंड कर रही है आर पे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे, बैंकिंग एंगल पे, लेकिन मास ऑफ कार पे डिपेंड नहीं करती। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे।